आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर जो हमने पिछले दिनों सुजसी प्रश्नोत्तरी देखी थी। ठीक है, उसका हम यहाँ पे सविस्तार विस्तृत रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें मुख्य होने वाले हैं जैसे रूपाहेलीन टेक्सटाइल पार्क, स्वयं सिद्धा आश्रम योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ठीक है, इन सभी के बारे में हम सविस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैंने कंटेंट को पहले टाइप किया है, उसके बाद में पीपीटी बनाई है और पीपीटी के बाद में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। उसके बाद में ये वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार OBMS को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड, स्कोच अवार्ड, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। बात करें OBMS, तो यह एक पोर्टल है, ठीक है, पर्यटन विभाग का राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होने वाला है। इसको 2025 के अंदर स्कोच अवार्ड दिया गया था। आप जानते हैं OBMS क्या है, क्या कार्य करता है? तो OBMS ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह है राजस्थान सरकार की OBMS, जो कि देश का पहला बहुस्थल ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म है, जिसमें 100 से अधिक पर्यटन स्थलों की बुकिंग आसान हो गई है। इसकी मुख्य विशेषता और नवाचार है, यह भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। एकल खिड़की समाधान है। OBMS पोर्टल में 100 से अधिक पर्यटन स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें से जैसे माने तो आमेर, हवा महल, जंतर मंतर, सरिस्का टाइगर आदि जैसे बुक, मतलब वहाँ की टिकट बुक कर सकते हो आपके दिन के लिए। तो इसमें क्या करना होता है, QR आधारित ई टिकट होती है। पर्यटक को QR आधारित ई टिकट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों से छुटकारा मिलता है और पर्यटन स्थलों का डिजिटलीकरण हो सकता है। अब तक इसमें 100 से अधिक प्रमुख किलों, महलों, वन्य सफारियों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। यह एक पर्यटन विभाग का पोर्टल है, जिसके अंदर 100 से अधिक पर्यटन स्थलों को जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है कि आप मतलब जैसे लंबी लाइन लगाने की जो भी समय है, उसकी बर्बादी को रोक सकते हैं। आगे और बात करें तो पारदर्शिता और दक्षता, इस प्रणाली ने मैनुअल कार्यों को कम कर दिया है और पर्यटन सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है। व्यापक पहुंच, 3 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने इस डिजिटल बुकिंग प्रणाली का उपयोग किया है और वर्ष 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार स्कोच अवार्ड सिल्वर से इसे सम्मानित किया गया है। अगले एक प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी किस तिथि को पहुंचाया था, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी? 15 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1927, 5 दिसंबर 1925 और 30 मार्च 1949। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। और इसी के तहत ही मतलब जब गंग नहर के निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने जाएंगे 2027 में, तो एक शताब्दी समारोह बनाया जाएगा, जिसकी अवधि रहने वाली है 26 अक्टूबर 2026 से लेकर 26 अक्टूबर 2027 तक। इस अवधि के मध्य में शताब्दी समारोह बनाया जाएगा। अब गंगा नहर के डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो इसके निर्माता कौन थे? बीकानेर के तत्कालिक महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसी वजह से महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। निर्माण काल, इसका निर्माण कार्य 1922 में शुरू हुआ और 1927 में पूरी तरह यह बनकर तैयार हो गई। और बात करें इसके उद्घाटन की तो 26 अक्टूबर 1927 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने फिरोजपुर पंजाब में हुसैनीवाला के पास से इसका उद्घाटन किया था। गंग नहर पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में सतलज नदी से निकाली गई है। यह नहर राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के खंगमा गांव के पास से प्रवेश करती है और विश्व की यह पहली पक्की नहर थी उस समय की। और लाभान्वित जिला बात करें तो होने वाला है गंगानगर जिला। इसका शताब्दी समारोह है वो 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक बनाया जाएगा। तो ये थी गंग नहर के बारे में पूरी डिटेल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को बस किराए में छूट देना, बालिकाओं को कॉलेज स्कूटी वितरण करना, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना और निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। तो इसका ऑप्शन होने वाला है डी, निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। तो माँ वाउचर योजना के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। बात करें माँ वाउचर योजना की, तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की गर्भवती महिलाओं को राहत देने के लिए शुरू की गई एक बेहद महत्वपूर्ण और कल्याणकारी यह योजना है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की नियमित जांच हो सके। इसमें क्या होता है, इसमें QR कोड आधारित एक वाउचर मिलता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के मोबाइल पर एक SMS और QR कोड आधारित माँ वाउचर भेजा जाता है। इस वाउचर को दिखाकर महिलाएं सरकारी या लिस्टेड किसी भी प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर या डायग्नोस्टिक्स लैब में जाकर बिल्कुल मुफ्त में सोनोग्राफी करवा सकती हैं। इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसमें QR कोड मिलता है, उसके आधार पर एक वाउचर मिलता है। उस वाउचर को आप किसी भी सरकारी या लिस्टेड प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर में जाकर के आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो निजी सेंटरों पर मुफ्त जांच, सरकारी के साथ साथ निजी केंद्रों पर भी फ्री में सोनोग्राफी की सुविधाएं देता है। समय और पैसे की बचत होती है। स्वास्थ्य सुरक्षा का इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है। पात्रता की बात करें तो महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। यह मुख्य रूप से उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी नियमित जांच करवा रही हैं। मतलब कि महिला राजस्थान की होनी चाहिए। ठीक है। और वह मुख्य रूप से सरकारी के स्वास्थ्य जो केंद्र हैं उनमें नियमित जांच करवा रही होती हैं, उन्हें यह लाभ दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत संघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 2, 3, 5, 7। तो इसका ऑप्शन होने वाला है बी, 3 जिलों में। बात करते हैं हरियालो राजस्थान अभियान के बारे में। तो हरियालो राजस्थान अभियान है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी पर्यावरण एवं वृक्षारोपण मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर यह राजस्थान में चलाया गया था। इसकी जो शुरुआत है वो 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू जिले में गाहोता में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुभारंभ किया गया था। तब 2024 में 7 अगस्त में दूदू जिला था वहां पे, लेकिन वर्तमान में इस जिले को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। तो उस समय दूदू जिले में गाहोता में पीपल का पौधा लगाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य था, अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए गए तथा वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का लक्ष्य है कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना और मरुस्थलीकरण को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। और बात करें चंदन वन की, तो राज्य सरकार द्वारा झातलिया बांसवाड़ा, बांकी उदयपुर और जनापुर सिरोही का चयन विशेष रूप से चंदन वन विकसित करने के लिए किया गया है। तो राज्य के 3 जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे, जिनमें पहला नाम आता है झातलिया बांसवाड़ा, बांकी उदयपुर और जनापुर सिरोही। बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 25,000 से अधिक, 40,000 से अधिक, 65,000 से अधिक, 80,000 से अधिक। तो इसका ऑप्शन वाला है 65,000 से अधिक। अब जो अन्नदाता के साथ साथ सौर ऊर्जादाता की जो भूमिका निभा रहे हैं किसान, तो वो किस योजना के तहत निभा रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, इसका जो प्रारंभ है 2019 में किया गया था। मंत्रालय जो है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा था। इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। उद्देश्य है सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना।
इसका लक्ष्य है मार्च 2026 तक लगभग यहाँ पे ये 34,800 मेगावाट की सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। बात करें, इसमें 3 घटक होते हैं। घटक ए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 500 किलो से लेकर 2 मेगावाट 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर दी जाती है। घटक ए की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक नवीन सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। ठीक है। बात करें घटक बी की तो इसमें 7.5 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना की जाती है। तो घटक बी के अंदर 7.5 HP तक के जो सोलर पंप हैं उनकी स्थापना करना। तो घटक बी में 7.5 HP सौर पंप लगाना। और घटक सी की बात करें तो ग्रिड से जो जुड़े हैं 7.5 HP क्षमता तक के जो सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप है उनका सौरीकरण करना। घटक सी में है कि जो पंप का सौरीकरण करना, जो पंप लगे हुए हैं उनका सोलराइजेशन करना। तो इसमें तीनों घटक अलग अलग है और तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। कि घटक ए है उसमें तो क्या होता है कि 2 मेगावाट तक के संयंत्र लगाए जाते हैं। घटक बी में सौर पंप लगाए जाते हैं और घटक सी के अंदर जो पंप लगे हुए हैं उनको सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना या सौरीकरण करना, उनका सोलराइजेशन करना, जिससे सौर ऊर्जा से वो चल सके। ठीक है। तो हम अगर बात करें तो घटक बी के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है वो है 14 लाख और घटक सी के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है वो 35 लाख का रखा गया है। ये जो लक्ष्य है वो भारत स्तर पर है, देश के स्तर पर। ये घटक बी में है और ये घटक सी के अंदर है। और वहीं घटक ए की बात करें तो देश के स्तर पर 10,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तीनों की अलग अलग है, अलग अलग व्याख्या है और अलग अलग विशेषता है। और बात करें राजस्थान का क्या लक्ष्य है, तो राजस्थान का लक्ष्य है घटक ए में तो 1000 मेगावाट से 1000 मेगावाट के संयंत्र लगाना। घटक बी का लक्ष्य है 25,668 पंप लगाना और घटक सी का लक्ष्य है 4 लाख जो पंप है उनका सौरीकरण करना। ये लक्ष्य अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें वित्त सहायता क्या होती है। ठीक है। तो इसमें जो कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगता है उसके अंदर केंद्र सरकार की भागीदारी होती है 30%, राज्य की होती है 30% और किसान को देना होता है 40%। यानी कि किसी ए संयंत्र की लागत 1 लाख रुपए है तो उसमें से 30,000 केंद्र सरकार देगी, 30,000 राज्य सरकार देगी और 40,000 किसान को देने होंगे। और उसमें भी एक शर्त है कि किसान बैंक से 30% तक ऋण ले सकता है और शेष 10% किसान को देना होगा। मतलब 40 में से भी 30% का लोन करवा सकता है किसान और जो 10% है मतलब लगभग बात करें तो 1 लाख का सोलर प्लांट लगेगा तो उसमें से 10,000 रुपए किसान को देने होंगे। ठीक है, नगद रूप में। तो ये इसकी वित्त सहायता है। उसके बाद में बात करें कंपोनेंट ए की, तो कंपोनेंट ए में जब प्रथम चरण संचालित हुआ था तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा इसका संचालन किया गया था। और बात करें दिसंबर 2024 तक 602 मेगावाट क्षमता के 489 सौर ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत क्रय अनुबंधन किए जा चुके हैं। और इसमें में द्वितीय चरण जब चला था तो उसका संचालन राजस्थान डिस्कॉम द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान डिस्कॉम की बात करें तो उसमें 3 जो बिजली कंपनियां आती हैं। 23 जुलाई 2024 को राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया गया।
जब हमने बात करें तो राजस्थान का जो लक्ष्य था कंपोनेंट ए में, तो वो 1000 मेगावाट था। उस 1000 मेगावाट में प्रथम चरण के तहत 1000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 335 मेगावाट, AVVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 330 मेगावाट और जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड ने 335 मेगावाट आवंटित किया गया था। मतलब इन्होंने जो डिस्कॉम कंपनियां थी हमारे राजस्थान में, उन्होंने 1000 मेगावाट का जो लक्ष्य रखा गया था कंपोनेंट ए में, उसमें से जोधपुर डिस्कॉम ने 335 मेगावाट, जयपुर डिस्कॉम ने 330 मेगावाट, बात करें जयपुर ने 335 मेगावाट, और बात करें अजमेर, तो अजमेर डिस्कॉम ने 330 मेगावाट का लक्ष्य रखा था। ये 1000 मेगावाट इन तीनों डिस्कॉम के अंदर बांटे गए थे। और बात करें 28 अक्टूबर 2024 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने जो मतलब सोलर प्लांट लगे होते हैं किसानों के खेत के अंदर, तो उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को जो डिस्कॉम कंपनियां हैं वो खरीदती हैं, अतिरिक्त जो ऊर्जा बनती है उसको, और उसको खरीद करके वहाँ के आसपास में स्थित जो भी गांव है या उनमें स्थित जो मकान है उनको सौर ऊर्जा के तहत बिजली वितरण दी जाती है। और उसमें जो किसानों से है ना डिस्कॉम कंपनियां, वो 3.04 प्रति यूनिट रुपए में उनसे किसानों से यह बिजली खरीदती है। तो ये था कंपोनेंट ए विस्तृत रूप में। बात करते हैं कंपोनेंट बी की। तो सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी। तो इस योजना में 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना का प्रावधान है। लेकिन जब हम बात करें तो अगर इसके अंदर आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी चाहिए तो उसमें आपको 7.5 HP क्षमता वाले पंप हेतु अनुदान दे है। वर्ष 2024-25 के दौरान 25,668 सौर पंप लगाए गए, जिन पर लगभग इतना खर्च हुआ, और 2024 में इतना खर्च हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम जो सोलर पंप था, ठीक है, सोलर पंप वो लगाया था कापड़ियावास जयपुर में, ठीक है, और प्रथम सोलर पैनल जो लगाया गया था वो भालोजी कोटपुतली बैरोड में लगाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। प्रथम जो सोलर पंप लगाया था वो कापड़ियावास जयपुर में लगाया गया था, और प्रथम सोलर पैनल जो लगाया गया था वो भालोजी कोटपुतली बैरोड में लगाया गया था। बात करें कंपोनेंट सी की, तो कंपोनेंट सी के अंदर एक या अधिक अलग अलग कृषि फीडरों की बिजली की आवश्यकता को उस फीडर को बिजली की आपूर्ति करने के लिए कैपेक्स मोड और वेक्सो मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। और इसमें जो सौरीकरण का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 4 लाख पंप का कंपोनेंट सी के तहत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रिको द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए? 2 भूखंड, 4, 6, 10। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 6 भूखंड। अब अगर रिको के बारे में बात करें तो डिटेल से बात करते हैं। रिको जो है जिसका पूर्ण नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रिको, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। पूर्व में 1969 से राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RIMDC के रूप में यह कार्य कर रहा था, लेकिन 28 मार्च 1969 को RIMDC की स्थापना की गई थी। 28 मार्च 1969 को RIMDC की स्थापना की गई थी। फिर RIMDC से 2 संस्थाएं बनाई गई, ठीक है। सितंबर 1969 में RSMDC की स्थापना की गई और जनवरी 1980 में रिको की स्थापना की गई। तो अगर रिको की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए कि रिको की स्थापना कब हुई, तो उसका आंसर होगा जनवरी
1980। अगर ऑप्शन के अंदर जनवरी 1980 न होकर के 28 मार्च 1969 हो तो इसका ऑप्शन 1969 भी होगा, क्योंकि पहले जो मूल रूप में रिको कार्य करता था वो RIMDC के रूप में कार्य करता था, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और फिर वर्तमान में रिको को अलग कर दिया गया था जो कि 1980 में किया गया। ठीक है, अब बात करें रिको औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, मतलब औद्योगिक विकास या औद्योगिक स्थापना करने वाले में जो शीर्ष स्थान होता है वो रिको का होता है। या फिर हम बात करें जो भी औद्योगिक जो कार्य होंगे, चाहे उन्हें भूखंड देना हो, सहायता देना हो, या भूमि उपलब्ध करवाना, जो भी कार्य होंगे उद्योग से संबंधित, वो कार्य करने के लिए जो हमारे राजस्थान में सबसे शीर्ष सबसे उच्च संस्था जो है वो रिको है। अब रिको के क्या कार्य हैं, तो उनमें आता है कि राज्य में निवेश को आकर्षित करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करवाना और उन्हें आधारभूत ढांचे का विकास करवाना, उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और प्रबंधकीय सेवाएं उपलब्ध करवाना, और सरकार की ओर से जो औद्योगिक विकास की योजनाएं होती हैं उनको लागू करने का कार्य रिको द्वारा किया जाता है। आगे बात करें, और उसी के साथ में जो रिको है वो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड द्वारा 445 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है वर्तमान में। अगर वर्तमान में हम बात करें राजस्थान में, तो 445 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास रिको द्वारा किया जा चुका है। अब बात करते हैं जो आर्थिक समीक्षा है, ठीक है, उसमें मतलब क्या दिया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ष 2025-26 में यह रिको की एक मतलब रिको द्वारा स्थापित कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं जो हमारी आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2025-26 में रिको द्वारा 19 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। अब जिनमें पहला नाम आता है अजमेरू पालरा विस्तार अजमेर में, बोरावास बालोतरा में, सेरेमिक पार्क गजनेर बीकानेर में, धुआला भीलवाड़ा में, महुआ कला भीलवाड़ा में, पंडेर भीलवाड़ा में, IT पार्क अजमेर में, बंजारी सुहागपुरा बांसवाड़ा में, भिंडर उदयपुर में, रुंद सोखरी अलवर में, कचारिया किशनगढ़ अजमेर में, स्टोन पार्क कोटा में, ठीक है। और उसके बाद 13 नंबर पे आता है वेस्ट रिसाइकल पार्क कोटा के अंदर, पीपलखेड़ी 12 में आता है, केकड़ी अजमेर का है, और रूपाहेली भीलवाड़ा में है टेक्सटाइल पार्क, बारोली धौलपुर और पीपलोद भीलवाड़ा और किडीमाल भीलवाड़ा। तो ये कुछ 19 नए औद्योगिक क्षेत्र थे। एग्जाम में कोई सा भी जो पार्क है वो या औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम दे करके राज्य का नाम पूछा जा सकता है, या 4 नाम देकर 4 राज्यों का नाम दे करके सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण रिको द्वारा स्थापित प्रमुख पार्क हैं, ठीक है, उनमें बात करें तो एग्रो फूड पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो गंगानगर अलवर जोधपुर और कोटा 4 जगह पर एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा बनाए गए हैं। बात करें मेगा फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क ये राजस्थान की योजना है, और मेगा फूड पार्क है वो भारत सरकार की योजना है, उसके तहत ही मेगा फूड पार्क का निर्माण रिको द्वारा किया जाता है। तो मेगा फूड पार्क का निर्माण रिको द्वारा सबसे पहला मेगा फूड पार्क है वो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है, और दूसरा प्रस्तावित है जो कि पलाना बीकानेर में बनेगा, ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण एक और है जो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, जो कि राजस्थान में कहाँ है, तो वो है तिवरी जोधपुर में। बहुत सी एग्जामों में यह पूछा जा चुका है, और वर्तमान में भी यह रिपीट हो रहा है हर एग्जाम के अंदर, लगभग किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करें प्रथम मिनी एग्रो पार्क की, तो वो चैनपुर टोंक में है। और उसके बाद में हम बात करें प्रथम मिनी फूड पार्क, तो वो बादरा बाड़मेर के अंदर है। प्रथम मिनी एग्रो पार्क तो चैनपुरा में है, और प्रथम मिनी फूड पार्क बाड़मेर में बादरा में है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो कुछ पहला जो बात है वो जापानी पार्क है, तो जिसका निर्माण है वो जापानी पार्क वो रिको और जेट्रो जो है वो जापान की एक संस्था है। रिको और जापान की जो संस्था जेट्रो है उसने मिलकर के इसकी जापान पार्क की औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। तो पहला जो जापानी पार्क है वो नीमराणा में बना है, और दूसरा जो बन रहा है वो घिलोट के अंदर है। वहीं जैसे जापानी पार्क है वैसे ही हमारे राजस्थान में एक कोरिया पार्क है जिसमें रिको और कोटरा
कोटरा जो कि कोरिया की संस्थान है और रिको ने मिलकर के यह बनाया है, और जो बना है घिलोट के अंदर। बात करें नीमराणा और घिलोट, पहले अलवर जिले में स्थित है, वर्तमान में यह कोटपुतली और बहरोड जिले में स्थित है। ठीक है, तो जापानी पार्क हो ही गया, नीमराणा और गिलोट में 2 जगह है, और कोरिया पार्क गिलोट के अंदर बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखें तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? 1000, 1500, 2000, 2500। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, 2000 रुपए। तो अब जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं, देखते हैं। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इसका जो संचालन है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें जो लाभार्थी हैं वो कौन हो सकते हैं? वे छात्र जो गृह स्थान से दूर जिला मुख्यालयों पर अध्ययन कर रहे हैं तथा किराए या पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं। मतलब वे छात्र जो अपने जो गृह जिले है गिरजा है वहां से दूर रह करके जो जिला मुख्यालय पर है वो अध्ययनरत है। ठीक है, किराए के मकान में रह रहे हैं, और सहायता राशि के रूप में 2000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, और जो अधिकतम 10 माह तक प्रदान किए जाते हैं वर्ष में। इस तरह वार्षिक जो लाभ है प्रति छात्र अधिकतम 20,000 रुपए दिए जाते हैं। सहायता मद जो मिलती है वो उसमें सहायता मिलता है, आवास मिलता है, भोजन मिलता है, बिजली मिलती है और पानी जैसी सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। वित्त पोषण की बात करें तो यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। पात्रता की बात करें तो इसमें कौन पात्र होगा, कौन से विद्यार्थी यहाँ पे पात्र होंगे? तो सबसे पहले वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, फिर वह SC ST OBC MBC EWS वर्ग का विद्यार्थी होना चाहिए। उसके बाद में वह राजकीय महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर का विद्यार्थी होना चाहिए, कॉलेज करता हुआ आना चाहिए, या PG या UG या PG में अध्ययनरत होना चाहिए। जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। अध्ययनरत नगर का निवासी नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ पे अध्ययनरत है वहाँ का वह निवासी नहीं होना चाहिए। किराए या PG में रहने वाले छात्र ही पात्र होंगे। सरकारी छात्रावास या स्वयं के मकान में रहने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे। ठीक है, इस योजना का जो लाभ है अधिकतम 5 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। अब तक यह लाभ जो है वो 11 करोड़ रुपए से अधिक इस पर व्यय किया जा चुका है। अगर लक्ष्य की बात करें तो इसमें 5000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्गवार के लक्ष्य की बात करें तो SC में 1500, ST में 1500, OBC में 750, MBC में 750 और EWS में 500 विद्यार्थियों को लाभार्थी रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये थी हमारी डॉक्टर अंबेडकर वाउचर योजना, नहीं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देवास परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है उदयपुर। देवास जो परियोजना है वो उदयपुर में है। बात करें देवास परियोजना की तो राजस्थान के उदयपुर शहर व आसपास के 104 गांवों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक प्रमुख महत्वाकांक्षी पेयजल और जल भराव योजना है। इस परियोजना के तहत गोकुंदा उदयपुर में बांधों और टनल सुरंग बना करके बारिश के अतिरिक्त पानी को झीलों तक पहुंचाया जाता है। मतलब बारिश के समय जो अतिरिक्त पानी होता है वो झीलों में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे झीलों के अंदर पानी की उपलब्धता बनी रहे और उससे जो मतलब वहाँ के जो निवासी हैं या जो लोग रहते हैं वहाँ उनको पेयजल और जल भराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वयं सिद्धा आश्रम में प्रवेश हेतु पुरुष वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 55 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, नहीं 62 वर्ष। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी, 58 वर्ष। तो स्वयं सिद्धा आश्रम योजना है, उसकी अगर डिटेल से बात करें तो स्वयं सिद्धा आश्रम योजना
इसमें क्या होता है कि राजस्थान सरकार ने निराश्रित असहाय एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना शुरू की है। इसमें पुरुष जो है वो 58 वर्ष एवं महिला की जो आयु है वो 55 वर्ष या अधिक होने वाले पात्र होंगे। और इसमें प्रति जो आवासीय होंगे वो इनको 3,250 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा और प्रत्येक 5 वर्ष में 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अगर बात करें तो इसमें जो पुरुष की आयु होगी वो 58 वर्ष होगी और फीमेल की जो आयु होगी वो 55 वर्ष होगी, न्यूनतम आयु है। और प्रति जो आवासीय होगा उनको 3,250 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे और अतिरिक्त जो प्रत्येक 5 वर्ष में 10,000 रुपये भी अतिरिक्त दिए जाएंगे। बात करें बजट 2024-25 में संभाग स्तर पर 50-50 क्षमता के आश्रम घोषित किए गए और बजट 25-26 में योजना का 10 नए जिलों तक विस्तार किया गया। और बात करें वर्तमान में यह जो योजना है वो वर्तमान में राजस्थान के 17 जिलों में संचालित की जा रही है। तो ये पूरी डिटेल थी स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत उनमें किन लोगों को आश्रय दिया जाता है, कितनी राशि प्रदान की जाती है और कितने जिलों में यह वर्तमान में संचालित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में विज्ञान गणित नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के नाम पर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है? स्वाई जयसिंह द्वितीय, महाकवि माघ, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो राज्य सरकार ने घोषणा की है ब्रह्मगुप्त के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की है राज्य सरकार ने। तो डिटेल से अगर बात करें तो ब्रह्मगुप्त पुरस्कार की तो राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है सरकार ने। और ये जो पुरस्कार है विज्ञान गणित नवाचार अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिए जाएंगे। और जो लाभार्थी उनमें प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है या कोई विद्यार्थी हो सकता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें ब्रह्मगुप्त की तो ये एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका जो जन्म है वो 7वीं शताब्दी में भीनमाल जालोर में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें लखपति दीदी योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर को 2.5% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? 1%, 1.5%, 1.8%, 2%। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी 1.5% कर दिया गया है। पहले 2.5% ब्याज लगता था, अब वर्तमान में 1.5% लगता है। अब बात करें लखपति दीदी योजना क्या है, क्या उद्देश्य है? तो लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य है जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनसे जो जुड़ी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी वार्षिक या पारिवारिक आय 1 लाख रुपए हो जाए या प्रति माह 10,000 रुपए या इससे अधिक हो जाए, जिसके कारण उनको लखपति दीदी कहा जा सके। ठीक है। योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ क्या है? तो कौशल विकास में प्रशिक्षण देना। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा महिलाओं को सिलाई, मशरूम उत्पादन, एलईडी बल्ब बनाने, ड्रोन संचालन में। ठीक है। जिससे नमो ड्रोन दीदी के तहत होता है, जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उनको प्रशिक्षित करना। आर्थिक सहायता की बात करें तो अपना स्वरोजगार शुरू करना या मौजूदा व्यापार को बढ़ाने के लिए महिलाओं को 1 से 1.5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है। और बात करें महिलाओं के ऋण की सीमा 1 से 1.5 लाख की गई है और इसमें जो ब्याज दर है वो पहले 2.5% लगता था, जिसको घटा करके 1.5% कर दिया गया है। इसमें जो पात्र होंगी वो कौन होंगी? तो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनमें जो महिलाएं होती हैं ग्रामीण व शहरी सहायता समूह से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। आय का स्तर क्या होगा? योजना के अंतर्गत उस महिला को लखपति दीदी माना जाएगा जिसकी पारिवारिक आय कम से कम 1 लाख प्रति वर्ष हो। ठीक है। तो पात्रता जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनसे जुड़ी हुई होनी, ग्रामीण व शहरी महिलाएं होनी चाहिए, उनको इसमें पात्र माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थित है?
अजमेर में, भीलवाड़ा में, पाली में, जोधपुर में। तो रूपाहेली जो टेक्सटाइल पार्क है, जो कि हमने पढ़ा था कि 2025-26 जो आर्थिक समीक्षा है उसमें भी जो डिको द्वारा 19 औद्योगिक पार्क क्षेत्र विकसित किए उनमें से रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क एक था, जो भीलवाड़ा में है। बात करें अन्य जो पार्क हैं, मुख्य महत्वपूर्ण जो पार्क हैं राजस्थान में, उनमें एक है फिनटेक पार्क जो कि जयपुर में है। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस जो पार्क बोरानाड़ा जोधपुर में है। राजस्थान पेट्रो जोन है वो बालोतरा बाड़मेर में है। सोनियाना सिरेमिक एंड ग्लास जोन चित्तौड़गढ़ में है। स्टोन पार्क कोटा में है। गजनेर सिरेमिक और ग्लास जोन बीकानेर में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवारागढ़ और धोलाई गांव जयपुर में है। स्पोर्ट्स एंड गुड्स टॉय जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी में है। जेम्स बोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है, जहां पे रत्न एवं आभूषण क्षेत्र बनाया जाता है। सोलर पैनल निर्माण जो पार्क है वो काकाणी जोधपुर में है। हस्तशिल्प एवं फर्नीचर जो पार्क है वो बोरनाड़ा जोधपुर में है। और आई बासनी विस्तार जो कि जोधपुर में है। रेल लिंक्ड मेगा डिपो का विस्तार किया जा रहा है। बात करें एग्रो कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो मानसरोवर जयपुर में है, जहाँ पे हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मानसरोवर एयरपोर्ट जयपुर के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति के बहुल्य क्षेत्रों को पीएम जनमन योजना में जोड़ा गया है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी सहरिया। सहरिया जो जाति है वो 12 में निवास करती है। ग्रासिया है वो सिरोही में। मीणा की बात करें तो मुख्य रूप से जयपुर व उसके आसपास क्षेत्र में। भील की बात करें तो वह उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें पीएम जनमन योजना की, तो देखते हैं डिटेल से। पीएम जनमन योजना, इसका जो पूरा नाम है या पूर्ण जो विस्तार रूप है वो है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसकी जो शुरुआत है 15 नवंबर 2023 को की गई थी। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं इनको सामाजिक और आर्थिक कल्याण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है, यह योजना 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करने वाली 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर केंद्रित है। बजट की बात करें तो इस पर जो है 24,104 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिला के शाहबाद और किशनगंज में सहरिया जनजाति की बसावटों को जोड़ने हेतु 35 किलोमीटर सड़क बनाकर 13 बसावटों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो बात करें पीएम जनमन योजना में, पीएम जनमन योजना में हमारे राजस्थान का एकमात्र जिला 12 शामिल है और इसमें जो है शाहबाद और किशनगंज ये दो जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल हैं और जो सहरिया जनजाति से संबंधित हैं। तो पीएम जनमन योजना में राज्य की सहरिया जनजाति और 12 जिला शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसमें है प्रथम स्थान। ठीक है, अब वृहद अन्न भंडार योजना क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में शुरू की गई सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना है। सहयोगी जो मंत्रालय है वो सहकारिता मंत्रालय है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यह है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, खाद्यान्न की बर्बादी को रोकना और खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाना, किसानों को बिचौलियों से बचाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इसके तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर गांवों में ही आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन में बात करें तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो ये थी वृहद अन्न भंडार योजना। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले कुल कितने विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं? 21,482 विद्यालय, 25,612, 27,889, 31,250। तो इसका ऑप्शन सी सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि 1 से लेकर के 12वीं तक जो विद्यालय हैं, जिनमें पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र अध्ययनरत हैं, ऐसे जो विद्यालय हैं हमारे राजस्थान में 27,889 हैं। वो विद्यालय न तो 1 से 5 तक हैं, ठीक है, ना वो 6 से 8 तक हैं, ना 9 से 12 तक हैं, जबकि एक ही विद्यालय के अंदर 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगाई जाती हैं, ठीक है, और एक ही स्थान पर पहली से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे राजस्थान के अंदर 27,889 विद्यालय स्थित हैं, ठीक है। अब विस्तार से अगर बात करें तो राजस्थान 1 से 12वीं कक्षा तक एकीकृत शिक्षा में अग्रणी है, ठीक है, पहली से 12वीं तक। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसको एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी इनहांसमेंट में राजस्थान की उपलब्धि को रेखांकित किया गया है। बात करें, राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां सर्वाधिक विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध की जाती है। मतलब पहली से लेकर 12वीं तक के लिए एक ही विद्यालय है, उसी के अंदर पहली से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, एक ही विद्यालय के अंदर। वर्ष 2024-25 में देश में केवल 5.4% विद्यालयों में ही 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध रही है, वर्ष 2024-25 की। और इसमें से भी अगर हम राजस्थान का योगदान देखें तो उसमें 35% दर्ज किया गया है। और देश का जो तीसरा जो विद्यालय है 1 से 12वीं तक का एकीकृत विद्यालय वो राजस्थान में संचालित है। और प्रदेश में 27,889 विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि 1 से 12वीं तक में हम प्राथमिक भी आ जाते हैं, 1 से 5वीं तक, उच्च प्राथमिक में भी आ जाते हैं 6 से 8 तक, माध्यमिक भी आ जाते हैं 9 से 10वीं तक, और उच्च माध्यमिक भी आ जाते हैं 11 से 12वीं तक, ठीक है। ये सारी जो कक्षाएं हैं वो एक ही स्थान पर एक ही विद्यालय में दी जाती हैं। इसका जो लाभ है वो क्या होने वाला है, एकीकृत विद्यालयों से विद्यार्थियों को बार बार स्कूल नहीं बदलना पड़ता, ठीक है, और ड्रॉप आउट की जो दर है वो भी घटती है। मतलब कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों को जाना नहीं पड़ता, एक ही स्थान पर पहली से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है वो मिल पाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के वित्तीय पोषण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार का क्रमशः हिस्सा है 50%, 50%, 60, 40, 75, 25, 90, 10। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी। केंद्र सरकार का हिस्सा 60% होता है और 40% हिस्सा राज्य का होता है। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की विस्तार से अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है पशुपालकों को उनके घर के दरवाजे पर ही पशु चिकित्सा सेवाएं, जिनमें आपातकालीन उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाना। इसमें एक टोल फ्री नंबर है 1962, इस पर कॉल करके आप बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशुपालकों को बस, मतलब जो बस होती है मोबाइल वेटनरी यूनिट में एक बस होती है, उसी के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और वो बस बुलाने के लिए आपको 1962 पर कॉल करना होता है। जैसे हम 108 एम्बुलेंस जो बुलाते हैं, जैसे महिला गर्भवती होती है जो प्रसव के का दौरान जब उसे लेबर पेन होने लगता है तो हम 108 एम्बुलेंस पर कॉल करते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं। उसी प्रकार पशुपालक 1962 पर कॉल करके बस बुला सकता है। अब बात करें उस बस के अंदर क्या सुविधाएं होती हैं, तो इन मोबाइल वैन में एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक होता है, उसका सहायक होता है, और आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध होते हैं।
उसमें और इसी में अगर हम वित्तीय सहायता की बात करते हैं तो यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जा रही है। जो वाहन जो खरीदते हैं उसमें केंद्र सरकार का योगदान 100% होता है। वाहन खरीद वो तो केंद्र सरकार 100% केंद्र सरकार खरीदता है, उसका खर्चा केंद्र सरकार को होता है। और जो संचालन का जो खर्चा होता है ना, वाहन संचालन, तो उसमें 60% हिस्सेदारी तो केंद्र सरकार की होती है और 40% हिस्सेदारी वो राज्य सरकार की होती है। वाहन खरीद कर केंद्र सरकार देती है और जब उसका संचालन करना होता है तो अलग अलग राज्यों में होंगे, तो उसी राज्य में जिस राज्य में संचालित हो रही है उसमें 60% वाहन संचालन का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या है? साइबर 14C चैटबॉट, टेल 14C चैटबॉट, हेल्प 1930 चैटबॉट और राज साइबर चैटबॉट। तो इसका नाम है ऑप्शन बी, टेल 14C चैटबॉट। बात करें टेल 4C व्हाट्सएप चैटबॉट, तो यह एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जिसका व्हाट्सएप नंबर 9319301930 है। इसका जो उद्देश्य है संदिग्ध साइबर गतिविधियों जिसमें संदिग्ध कॉलर नंबर, फर्जी लिंक, स्क्रीनशॉट, धोखाधड़ी वाले मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए एक संदिग्ध साइबर गतिविधि रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब आपके साथ में वित्तीय धोखाधड़ी होती है या पैसे ठगे जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1930 साइबर नंबर 1930 है, कॉल करना है और आधिकारिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है। ठीक है, साइबर नंबर ये है और टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट है, उसके लिए नंबर ये है। ठीक है, बात करें अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मनिर्भर मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, अटल मिशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, आवास मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन तकनीकी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका जो पूर्ण रूप है वो है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बात करें अटल अमृत योजना की, तो अमृत जो योजना है उसका पूर्ण रूपण नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 25 जून 2015 को किया गया था। बात करें इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? घर को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति तथा सीवर कनेक्शन उपलब्ध करवाना, पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना, प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण तथा रखरखाव करना, पार्क एवं खुली वाईफाई सुविधाएं प्रदान करना। अमृत 1.0 की जब शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और उसी के बाद में अमृत 2.0 चरण चलाया गया। यह जो चरण है वो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया। ठीक है, साथ ही यह मतलब जो दूसरा जो चरण चलाया गया अमृत 2.0, इसके अंदर जो था वो जल संरक्षण, अपशिष्ट जो जल था उसका रिसाइकलिंग करना और जल निकायों के कायाकल्प को भी इसमें शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच किस तिथि को एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024, 17 फरवरी 2024, 13 मई 2026। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन होने वाला है 17 फरवरी 2024 को यमुना जल समझौते के तहत सहमति पत्र पर राजस्थान और हरियाणा के मध्य एमओयू किया गया। बात करें यमुना जल समझौते की, यमुना वाटर एग्रीमेंट, तो 1994 हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यह एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता था। इसका मुख्य उद्देश्य था यमुना नदी के पानी को सभी राज्यों में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए समान रूप से आवंटित करना था और इसके तहत राजस्थान को यमुना नदी के कुल पानी का
10.4 हिस्सा आवंटित किया गया था। और राजस्थान और हरियाणा ने संयुक्त रूप से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का समझौता किया है। इससे राजस्थान के सूखा पर्वण शेखावाटी क्षेत्र, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं, उनको पीने के लिए पानी का संकट है वो दूर हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण समझौता था। तो अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है? 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अधिकतम दिया जाता है। तो विस्तार से अगर बात करें एक जिला एक उत्पाद नीति की, तो यह जो नीति है वो दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई थी, और यह जो प्रभावी रहने वाली है वो 31 मई 2029 तक वैध रहने वाली है। इसके तहत क्या होगा कि जो नए और मौजूदा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो उद्योग हैं या कृषि प्रसंस्करण जो इकाइयां हैं वो इसमें शामिल की जाएंगी। ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत जो सूक्ष्म लघु उद्योग लगाए जाते हैं या कृषि प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जा रही हैं, ठीक है, उनको यह लाभ प्रदान किया जाता है। और जो लाभ होता है वो नए यूनिट के लिए जो मार्जिन मनी जो सहायता होती है, सूक्ष्म जो उद्योग लगाए जाते हैं उनमें 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है और अधिकतम 15 लाख रुपए तक की दी जाती है। और लघु उद्यमों की बात करें तो 15% सब्सिडी जाती है और अधिकतम 20 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और जो SC ST महिलाएं होती हैं, युवक होते हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम होती है, उनको अतिरिक्त 5 लाख रुपए की छूट दी जाती है। बात करें तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों की, तो उद्यम लगाने पर जो है वो 25% सब्सिडी सूक्ष्म उद्यम लगाने पर, और लघु उद्यम लगाने पर 15% सब्सिडी और अधिकतम 15 लाख रुपए, और इसमें अधिकतम 20 लाख रुपए। इसका मतलब यह है कि आपने अगर एक उद्यम लगाया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का जो उद्यम लगाया, ठीक है, उसमें जो क्या है अधिकतम 25%, तो 1 करोड़ का 25% तो हुआ 25 लाख रुपए। लेकिन सरकार 25 लाख रुपए छूट नहीं देगी, अधिकतम 15 लाख रुपए का ही अनुदान आपको देगी। ठीक है, उसी प्रकार 15% की बात करें तो 15% का मतलब है 15 लाख। तो 15 लाख न देकर अधिकतम 20, या तो 15% देगी या अधिकतम 20 लाख रुपए देगी। 15% है तो 15 लाख हुए, तो 15 लाख रुपए आपको सरकार देगी। ठीक है, और जो SC ST महिलाएं या युवक हैं जो 35 वर्ष से कम है, उनको अतिरिक्त 5 लाख रुपए का मार्जिन मनी इसमें प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटा जिले का खेल कौन सा है? कुश्ती, तैराक, जिम्नास्ट, एथलेटिक्स। तो ऑप्शन ए कुश्ती, कोटा का जो खेल है वो कुश्ती है। पंचगौरव योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 17 दिसंबर 2024 को की गई थी। जो विभाग है वो आयोजना विभाग है। इसका उद्देश्य राज्य में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना। इसके तहत प्रत्येक जिले में 5 तत्व या उत्पाद चयनित किए गए हैं जिन्हें पंचगौरव कहा गया है, और प्रत्येक तत्व या उत्पाद हेतु नोडल विभाग के निर्धारण किया गया है। एक उपज कृषि विभाग, एक प्रजाति वन विभाग, एक खेल खेल विभाग, एक उत्पाद उद्योग विभाग, एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। हमने जो इस प्रश्नोत्तरी जो पढ़ी थी उसमें महत्वपूर्ण जो खेल देखे थे हमने, ठीक है, कोटा का देखा था कुश्ती, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का तीरंदाजी, चित्तौड़गढ़ का कबड्डी, डूंगरपुर और राजसमंद का हॉकी। ये हमने जो सुजस जो आती है डेली सुजस बुलेटिन, उसके अंदर प्रश्नोत्तरी आती है, और उसी के तहत हमने ये जो विगत दिनों में हमने जो ये प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्न किए थे उसके तहत हमने ये प्रमुख जिला और उनके खेल देखे थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान के सभी जिलों में किस वर्ष तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2027 तक, वर्ष 2028 तक, वर्ष 2032 तक, वर्ष 2030 तक। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है सही वो डी है, 2030 तक सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसमें जो डिटेल है वो मुझे कुछ मिला नहीं। ठीक है, ये एक फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
अगर हम एक बात करें तो जो जोधपुर है, जोधपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। इसके अंदर क्या है कि एक साइबर सुरक्षा केंद्र खोला जाएगा। तो बात करें राजस्थान में साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ है, तो वो जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है, वहाँ पे साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हमने विगत जो 6 दिन थे, ठीक है, उनमें जो ई प्रश्नोत्तरी हमने देखी थी सूजस की, उनका हमने यहाँ पे हर पर्सन का डिटेल से हमने यहाँ पे विस्तार से अध्ययन किया है। उनके अंदर जो भी विस्तार पूर्वक जो भी जानकारी थी वो हमने यहाँ पे देखी है। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और सभी को जय हिंद, जय भारत।